नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए आज की क्लास की हम बात कर रहे हैं। ये बीएसटीसी प्रथम वर्ष का पेपर है पर्यावरण अध्ययन का। तो ये तीसरा गैस पेपर आपको मैं बताने जा रहा हूँ पर्यावरण अध्ययन के लिए। ये क्वेश्चन पेपर 60 अंकों का होता है। इसमें पास होने के लिए आपको 24 नंबर चाहिए और समय सीमा आपको करने के लिए 3 घंटे मिलेगी। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप नए विद्यार्थी हो तो सभी ज्वाइन कर लें। और पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घिरे हुए है एवं स्वयं पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। ये कथन किसका है साथियों? ये परिभाषा दी थी जिम बर्ट ने। ऑप्शन आपका बी राइट कर लेंगे। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। ठीक है, कौन थे? राकेश शर्मा थे। और पूछा जाए कि महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी सबसे पहली? तो कल्पना चावला। और पूछा जाए कि और ये भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री और भारत की दूसरी अंतरिक्ष यात्री कहलाई। नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन है कि साक्षात्कार एक अर्थ में प्रश्नावली का मौखिक रूप है जिसमें प्रत्याशी उत्तर लिखने के बजाय प्रत्यक्ष रूप से देता है। तो ये कथन किसका है साथियों? ये कथन है बेस्ट का। वैज्ञानिक का नाम है वेस्ट है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन के किस उद्देश्य को योगात्मक कहा जाता है? तो मूल्यांकन के योगात्मक जो मूल्यांकन होता है उसका मतलब होता है कि उपलब्धियों का संक्षिप्तीकरण, कि व्यक्ति ने कितनी उपलब्धियां हासिल की है, वही कहलाता है योगात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है नंबर 5, मूल्यांकन क्या है? तो मूल्यांकन डॉक्टर अशोक शेडाना के अनुसार शिक्षा कार्यक्रम ने शिक्षा के उद्देश्यों की कितनी पूर्ति की है, यह पता लगाना ही क्या है? मूल्यांकन है। अगला नंबर 6 क्वेश्चन है, पर्यावरण पुस्तकीय थीमों के नाम लिखो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण की साथियों 6 थीम है, उन 6 के नाम याद रखने। पहली थीम का नाम है परिवार, मित्र और आसपास का वातावरण। सेकंड है भोजन, थर्ड है आवास, फोर्थ है जल और फिफ्थ है यात्रा और सिक्स्थ है आपकी कुछ करना व बताना। तो ये पर्यावरण की 6 थीम है, याद रखेंगे 6 का नाम। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर 7वां क्वेश्चन, पियाजे ने मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाओं को क्या नाम दिया था? तो उसको नाम दिया था स्कीमा। क्या नाम दिया? स्कीमा। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, जैव विविधता के सरोकार बताइए। तो जैव विविधता के आपको मैं 4 सरोकार बता रहा हूँ। ऋतुएं एवं जैव विविधता, स्वास्थ्य एवं जैव विविधता, जैव विविधता का संरक्षण और संरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। एमपी मुफात ने पर्यावरण अध्ययन की नवीन अवधारणा के बारे में क्या लिखा है? उत्तर सुनिएगा। सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन ज्ञान का वह क्षेत्र है जो युवकों को आधुनिक सभ्यता को विकसित करने या विकास करने में सहायता देता है। ऐसा करने के लिए वह अपनी विषय वस्तु को सामाजिक विज्ञानों और समसामयिक जीवन से प्राप्त करता है। 10वां क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। उत्तर सुनिएगा। सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर मिलने चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर प्रारंभिक अभ्यास का अवसर मिले, अवलोकन, वर्गीकरण, प्रयोग करने तथा निष्कर्ष निकालने के अवसर मिल सकें, मापन, डिजाइन तथा अनुमानीकरण के अवसर मिले, व्यक्तिगत तथा स्थानीय अनुभवों के आधार पर यथार्थ का विश्लेषण करने का अवसर मिले। अब आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, लिखिएगा। तो ये प्रश्न आपको यूनिट 1 में मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 11वां, जेंडर संवेदनशीलता से क्या अभिप्राय है? तो जेंडर संवेदनशीलता, व्यवहार निरंतर परिवर्तित हो रहा है। जेंडर संवेदनशीलता का तात्पर्य व्यवहार परिवर्तन एवं स्वयं एवं विपरीत लिंग के प्रति हमारी परंपरागत सोच में परानुभूति स्थापित करना है। इसके माध्यम से व्यक्तियों को स्वयं के दृष्टिकोण एवं विश्वासों का मूल्यांकन का अवसर प्राप्त होता है तथा वे तथाकथित वास्तविकताओं जिन्होंने अपने जीवन में जाना है उन पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। अथवा में आपका प्रश्न है साथियों, जेंडर संवेदनशीलता के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है? ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 2 में मिलेगा, जरूर पढ़ के जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, सफल समावेशन के लाभ लिखिए। तो पहला लाभ है
विद्यार्थी एक दूसरे की विशिष्ट ताकतों और क्षमताओं को प्रोत्साहन देना सीखते हैं। विद्यार्थियों को एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विद्यार्थी प्राकृतिक रूप से सहयोगी और प्रोत्साहन पूर्व वातावरण में मित्रता को पोषित करना सीखते हैं। और विद्यार्थी एक दूसरे से सर्वाधिक अच्छे तरीके से सामाजिक व्यवहारों को सीखते हैं। अथवा में आपका प्रश्न है, जल प्रबंध की आवश्यकता एवं इसके उपाय बताइए। तो ये प्रश्न भी आप लोग यूनिट 3 से पढ़ के जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत का सबसे पहलू यानी सर्वप्रथम जो पहलू है स्कीमा, वो स्कीमा क्या है? अनुकूलन सिद्धांत भी बताइए। तो स्कीमा आपको पता है ना, ये जीन पियाजे ने दिया था अनुकूलन स्कीमा। तो देखेंगे अनुकूलन का सिद्धांत यानी इसको स्कीमा कहते हैं। पियाजे के सिद्धांत में सबसे सर्वप्रथम पहलू यानी जानने या पता लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत इससे होती है कि बच्चे उन्हें मिलने उद्दीपकों के प्रति ऐसी स्वतः स्फूर्त प्रक्रियाओं के साथ पैदा होते हैं जो उन्हें पर्यावरण के साथ क्रिया करने के मौके देती है। ये स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया है, जैसे चूसना पकड़ना। आपने देखा होगा कि किसी भी नवजात बच्चे के हाथों से पास कोई भी चीज़ आ जाए तो वह उसे पकड़ने लगती है। इसी तरह शिशुओं को निपल चूसकर दूध पिलाना सिखाया जाता है, सिखाया नहीं जाता बल्कि वे मुंह के पास आने वाली हर वस्तु को ही चूसने लगते हैं। अथवा में आपका प्रश्न है, भोजन के विभिन्न कार्य क्या क्या हैं? तो ये प्रश्न आपको यूनिट 3 में मिलेगा, जरूर पढ़ के जाएंगे। नंबर 14 क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गतिविधियों के आयोजन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आपको मैं बात रख रहा हूँ। देखिए, पर्यावरण की पाठ्यचर्या का ध्यान रखें, पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य और उद्देश्यों का ध्यान रखें, लक्ष्य उद्देश्यों का, बच्चे कैसे सीखते हैं इसका भी ध्यान रखें, बच्चों की अवधारणा क्या है इसका भी ध्यान रखें, उपलब्ध संसाधन कौन कौन से हैं इसका भी ध्यान रखें, और मूल्यांकन के तरीके कौन कौन से हैं इन बातों का भी ध्यान रखें। अब आपका 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। तो पहली आवश्यकता है, इससे पर्यावरण शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों की उपयोगिता जानी जा सकती है। इससे लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के स्तर का पता चल सकता है। पर्यावरण शिक्षा द्वारा लोगों में व्यक्तिगत आचरणों के परिवर्तनों को मापा जा सकता है। यह पर्यावरण शिक्षा के लिए संदर्भ व्यक्ति के चयन में सहायक हो सकता है। पर्यावरण शिक्षा के विविध कार्यक्रमों की वस्तुनिष्ठ तुलना कर सकता है। पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की सही जानकारी इससे मिल सकती है। वह लोगों में अच्छी आदतों के निर्माण में भी प्रेरक हो सकता है। अब आपका अथवा में क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन का क्या महत्व है? इस प्रश्न को आप लोग जरूर पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 16 क्वेश्चन है, देखिए, परियोजना के लाभ लिखते हुए परियोजना निर्माण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले परियोजना के लाभ देखेंगे, समूह एवं जीवन की वास्तविक स्थितियों में काम करने के अवसर मिलते हैं। समूह कार्य एक दूसरे से सीखने और अनुभव बांटने के अवसर मिलते हैं। खोजबीन करने, अवलोकन करने, आंकड़े संग्रह करने के अवसर मिलते हैं। अब इसके निर्माण में ध्यान रखने योग्य बातें, परियोजना में प्रयुक्त सामग्री या विद्यालय, आस पड़ोस या घर से ही ली जानी चाहिए। सामग्री के लिए अभिभावकों पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में एक संसाधन केंद्रित होना चाहिए, संसाधन केंद्र बनना है जिसमें स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री संग्रह करके रखी जा सकती है। नेक्स्ट हमारा अथवा में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चेकलिस्ट के लाभों का उल्लेख करते हुए इसकी कौन कौन सी कमियां हैं। ये प्रश्न आपको यूनिट 5 में मिलेगा साथियों। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम, अपशिष्ट यानी जो कचरा है उसका निस्तारण क्यों आवश्यक है? कचरे का निस्तारण क्यों आवश्यक है? तो एक खुले कूड़े के ढेर में कूड़ा ने तो अलग किया जा सकता और नहीं उसे ढका जा सकता, अतः वह ढेर सड़ने लगता है, दुर्गंध फैलाता है। घरेलू जंतु जो कि कूड़े के ढेर में भोजन ढूंढते हैं तथा कूड़ा बीनने वाले उन्हें चक्रण योग्य वस्तुओं को खोजते हैं, वे बीमारियों को फैलाने के साधन बनते हैं। बरसात के दिनों में पानी निकलता हुआ कूड़े के टुकड़ों के साथ में नुकसानदायी रसायन और रोगाणुओं को अपने साथ बहा ले जाता है और इस प्रकार जल और मृदा दोनों को संक्रमित करता है। कभी कभी कूड़े की मात्रा को कम करने के लिए उसे जलाया भी जाता है। कूड़े को जलाना अच्छा उपाय नहीं है, क्योंकि इससे केवल ठोस अपशिष्ट वायु प्रदूषण के रूप में बदल जाती है। भू भराई असुरक्षित एवं खुले में
दिखने वाले कूड़े के ढेर के लिए अच्छा विकल्प है। यानी भू भराई की जानी चाहिए, ज़मीन में कचरे को गाड़ देना चाहिए। भू भराई स्थान सामान्यतः ज़मीन का एक ऐसा गड्ढा होता है जो कि कूड़े से निकलने वाली किसी भी रसायन को, मृदा या भूमिगत जल को प्रदूषित करता है तो उसमें मिलने नहीं देता है। बड़े मिट्टी हटाने वाले उपकरण कूड़े के ऊपर जलाए जाते हैं और इसे पैक कर दिया जाता है। लेकिन भू भराई की अन्य समस्या है, जैसे नम भूमि वाले और पोली मिट्टी वाले क्षेत्रों में बने भू भराव क्षेत्रों में रिसाव की समस्या खड़ी हो जाती है। अथवा में आपका प्रश्न है साथियों, देखेंगे पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में अपनाई गई नई सोच क्या है, तो उसको आपको समझाना है। यूनिट नंबर 1 का प्रश्न है, ये जरूर पढ़ के जाएंगे, निबंधात्मक है। 18वां क्वेश्चन है, पशुओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है और पशुओं से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले पशुओं का महत्व देखेंगे। कृषि, पशु, दूध व्यवसाय, चर्म उद्योग आदि के प्रमुख आधार हैं पशु। वे राष्ट्रीय आय में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जब तक वे जीवित रहते हैं हमारे खेतों को जोतते हैं, बोझा ढोते हैं और मरने के बाद उनकी खाल, दांत, हड्डियां, सींग आदि भी हमारे काम आते हैं। बैल, ऊंट, घोड़ा, गधा, भैंस, बकरी आदि से हमें दूध, पोषण प्राप्त होता है। भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है जो कपड़े बुनने के काम आती है। कंबल, कालीन आदि भी बनाए जाते हैं। सूअर मांस के लिए पाले जाते हैं। पशुओं से प्राप्त मांस एवं खाल पशु पक्षियों की आमदनी का भी स्रोत बनता है। पशुओं की खाल से जूते, बैग, सूटकेस, तरह तरह के चमड़े की वस्तुएं बनाई जाती है। अतः भारत की राष्ट्रीय आय और पशुपालकों की समृद्धि में भी पशुओं का बड़ा योगदान है। अब पशुओं से होने वाले लाभ देखेंगे। पशुओं से कृषि कार्य में भी सहयोग मिलता है। पशुओं से दूध की प्राप्ति होती है। पशुओं से मांस व खाल की प्राप्ति होती है। पशु बोझा ढोने के काम आते हैं। इनसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और पशुओं से हमें ऊन भी प्राप्त होती है। तो ये इतने सारे लाभ हैं पशुओं से। अथवा में आपका प्रश्न है, राजस्थान के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में होने वाली खेती और पशुपालन की विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है साथियों, यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है 19वां। बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाओं पर लेव वाइगोस्की के क्या विचार थे। तो देखिए भाई, द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इन चाइल्डहुड के नाम से अपने लेख में लेव वाइगोस्की दिखाते हैं कि बच्चे स्वतः स्फूर्त तरीके से जो सहज अवधारणाएं बनाते हैं वे विद्यालय में सिखाई गई वैज्ञानिक अवधारणाओं से थोड़ी भिन्न होती है। वाइगोस्की यह नहीं मानते थे कि अवधारणाओं को सीधे तौर पर सीखा जा सकता है। उनके अनुसार बच्चों को किसी भी ज्ञान को अपना ज्ञान बनाने के लिए उसे अपने प्रयासों से निर्मित करना पड़ता है। बच्चे ज्ञान का निर्माण कर पाएँ इसके लिए अभिभावक व शिक्षकों को उन्हें उपयुक्त अनुभवों का सामना करवाते हुए उनकी खोज प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना पड़ता है। वाइगोस्की ने सीखने की प्रक्रिया को किसी खास उम्र के साथ न जोड़ते हुए आजीवन चलने वाली प्रक्रिया माना, परंतु साथ ही वे ये भी कहते हैं कि हर विषय का या विषय वस्तु के शिक्षण के लिए एक समय होता है जब एक बच्ची उसे सीखने के लिए सबसे अधिक संवेदनशीलता की तैयारी होती है। तो यह समय उसकी उम्र, उसके आसपास के वयस्कों के सहयोग, स्कूल के शिक्षण की प्रकृति आदि कई बातें तय हो जाती हैं। यह इससे भी प्रभावित होती है कि बच्चे की सहज अवधारणाएं एक ऐसे स्तर तक विकसित होगी कि वह उनसे जुड़ी वैज्ञानिक अवधारणाओं को पकड़ सके। वैज्ञानिक अवधारणाएं बच्चों की सहज अवधारणाओं को उच्च स्तर की चेतना एवं नियंत्रित प्रयोग की क्षमता तक ले जाने के लिए भी एक ढांचा प्रदान करती है। अब आपका 8वां में क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के सामाजिक संरचनावाद के बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि लेव वाइगोस्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा पूछ रहा है आपसे, यूनिट नंबर 3 में है। और लास्ट आपका क्वेश्चन है नंबर 20, अभिलेख करने के तरीकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अभिलेख की प्रक्रिया में बच्चों की प्रगति व विकास के प्रमाण जो कि आकलन के विभिन्न उपकरण व तकनीकी द्वारा प्राप्त होते हैं उनका क्रमबद्ध प्रलेखन होती है। जुटाई गई सूचना को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। प्रथम, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एकत्र सूचना व अथवा आंकड़े शिक्षक के स्वयं के रिकॉर्ड के लिए होते हैं।
इनको शिक्षक बच्चों के सीखने में सुधार के लिए व प्रतिपुष्टि देने के लिए उपयोग में लाते हैं। इस आकलन का इस आकलन के उद्देश्य बच्चों के स्वयं के सीखने के सुधार लाने पर केंद्रित होता है। रिकॉर्ड व रिकॉर्ड हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, जैसे एक निश्चित समय के बाद बच्चों के कार्य का आकलन करना, बच्चों के कार्य का गुणात्मक विवरण और उनके सीखने के स्तर के साथ लिखना, बच्चों के कार्य का पोर्टफोलियो बनाना और उनका आकलन करना, बच्चों से संबंधित अवलोकन पर आधारित मुख्य बिंदुओं, घटनाओं, क्षमताओं और कमजोरियों आदि को लिखना। शैक्षिक क्षेत्र जिसमें पाठ्यचर्या से संबंधित विषय गणित, भाषा व पर्यावरण अध्ययन होते हैं, उनका संबंध बच्चों के ज्ञानात्मक विकास व प्रगति से होता है। इसके हेतु बच्चों के अनुपालन के रिकॉर्ड व रिपोर्ट करने के लिए उपकरणों को दर्शाते हुए सारणी का निर्माण करते हैं। अब आपका 8वां में क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निदान व उपचार की व्यवस्था को समझाइए। ठीक है, निदान और उपचार ये दोनों क्या चीज़ है सीसी के अंतर्गत, तो ये प्रश्न आपको यूनिट 5 में मिलेगा। और जितने भी विद्यार्थी रीट पात्रता की या मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपको एमसीक्यू बैच, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है आपके लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए एकदम झक्कास वाली। उसको आप लोग इसी खुराना क्लासेस ऐप प्ले स्टोर पर मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू सो मच।